एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत जिसका नाम कौशल्या था, वो अपनी बेटी रागिनी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। कौशल्या बहुत अच्छी दर्जी थी। वो घर का गुजारा चलाने के लिए सारा दिन भर कपड़े सिला करती थी। रागिनी कपड़े सिलने में माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी, क्योंकि उसे सिलाई मशीन की आवाज से नफरत थी। पर उसे चित्रकारी करना बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर चित्रकारी करने में सारा समय बिताया करती थी। इस बात से उसकी माँ कौशल्या बहुत परेशान रहा करती थी। रागिनी, अरे ओ रागिनी, जब देखो फिजूल के कामों में समय बर्बाद करती रहती हो। यहाँ आकर थोड़ी बहुत मेरी मदद भी कर दिया करो। आज मेरे पास सिलाई के लिए बहुत सारे कपड़े आए हुए हैं। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? माँ, बस मैं अभी आई, चित्र बनने ही वाला है। लगता है तुझे अपनी बूढ़ी माँ पर जरा भी दया नहीं आती। मैं पूरा दिन भर सिलाई करती रहती हूँ ताकि तेरा और अपना पेट भरने के लिए 2 पैसे कमा सकूँ। माँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए चित्र बना रही हूँ। इन्हें ले जाकर बाजार में बेचूंगी तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। ये मामूली चित्र के बदले तुझे कोई 5 या 10 रुपए ही देगा। मेरी मान और सिलाई सीख, तेरे बहुत काम आएगा। चल अब जल्दी इधर आ। ये अक्सर रोज का ही रोना था। जब भी रागिनी कागज और ब्रश लेकर तस्वीर बनाने बैठती, तब उसकी माँ कौशल्या उसे खूब डांटती। फिर एक दिन कौशल्या इतने गुस्से में आ गई कि उसने रंग और ब्रश बाहर फेंक दिया। ना रहेगी बांस, ना बचेगी बांसुरी। ये देख रागिनी दुखी होकर आंगन में बैठकर रोने लगी। तभी उसी पल वहाँ से बग्गी में बैठकर राज्य की महारानी पद्मावती गुजर रही थी। जब रानी पद्मावती ने रागिनी को रोते हुए देखा तो उसने अपनी बग्गी को उसके घर के सामने रोकने को कहा। फिर वो बग्गी से उतरकर रोती हुई रागिनी के पास गई और बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? रागिनी ने रोना बंद किया और हैरानी से रानी को देखने लगी। इतने में कौशल्या बाहर आई और बोली, अरे महारानी, आप यहाँ? हमारे तो भाग्य खुल गए। क्या ये तुम्हारी बेटी है? जी महारानी। तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, पर ये रो क्यों रही थी? वो इसलिए महारानी, दरअसल मेरी बेटी बहुत मेहनती है। इसे सिलाई करना बहुत पसंद है। वो सारा दिन भर बिना खाए पिए बस कपड़े सिलती रहती है। मैं इसे आराम करने के लिए कहती हूँ, पर ये मेरी बात मानती ही नहीं। माँ, ये आप? जब मैंने आज अपनी कसम देकर इसे आराम करने के लिए मजबूर किया तो रोने लगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे राज्य में इतने मेहनती लोग रहते हैं। क्या तुम अपनी सुंदर बेटी को मेरे साथ भेजोगी मेरे महल में? मेरे महल में ढेर सारे रंग बिरंगे कीमती कपड़ों की थान की भरमार है। अगर तुम्हारी बेटी ने 1 महीने के अंदर 3 कमरों में रखे हुए कपड़ों से मेरे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाकर तैयार कर दिए तो मैं इसकी शादी अपने सबसे बड़े बेटे ध्रुव से करवाऊंगी। ये तो मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। महारानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर माँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो बेटी, मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। तुम महारानी जी के साथ महल जाओ। जाओ बेटी। मैंने कहा ना, जाओ। ना चाहते हुए भी रागिनी महारानी पद्मावती के साथ जाने के लिए मजबूर हो गई। महल पहुंचकर रानी पद्मावती रागिनी को उन तीनों कक्ष में ले गई, जहां दूर दूर से मंगाए गए बेशकीमती कपड़ों की थान थी। रागिनी हैरानी से देखने लगी। तब महारानी पद्मावती ने कहा, रागिनी, आज तुम आराम करो, पर कल सुबह होते ही तुम सिलाई पर लग जाना और जितना जल्दी हो सके मेरे लिए डिजाइनर कपड़े सिलकर तैयार कर देना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा विश्राम करने का समय हो गया है। इतना कहकर महारानी पद्मावती चली गई। वहीं रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने आज से पहले कभी सिलाई मशीन चलाई नहीं थी और ना उसे कपड़े सिलने आते थे। फिर अगली सुबह जब महारानी पद्मावती पहले कक्ष में गई तो रागिनी को सिलाई मशीन के सामने उदास बैठा देख बोली, ये क्या, तुमने अभी तक कपड़े सिलना शुरू नहीं किया? क्षमा करना महारानी, पर मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, इसलिए मेरा मन सिलाई करने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ओह, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम सिलाई करना शुरू कर देना। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए महारानी पद्मावती मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन रागिनी बहुत परेशान थी।
क्योंकि उसने सिलाई करना कभी सीखा ही नहीं था। वो महारानी को सच बता देना चाहती थी, पर वो इस बात से परेशान थी कहीं सच बता देने के बाद महारानी झूठ बोलने के लिए उसकी माँ को कठोर दंड न दे। इस बात से रागिनी इतनी परेशान हो गई कि फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसने 3 बूढ़ी बदसूरत औरतों को अपनी ओर आते देखा। आप तीनों कौन हो? हम जो कोई भी है रागिनी, हम तुम्हारी मदद करने यहाँ आए हैं। मेरी मदद? हाँ, हमें पता है तुम्हें सिलाई करनी नहीं आती, इसलिए हम तीनों मिलकर महारानी के लिए कपड़े सिलेंगे। क्या सच में? आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? इसके बदले हमें बस तुम अपनी रागिनी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम बहुत बदसूरत है। रहने दो, हम बस इसकी मदद करके यहाँ से चलते हैं। पर मुझे एक बार कहने तो दो। क्या बात है? आपको इसके बदले क्या चाहिए? एक बार बताइए तो सही। यदि हम तीनों मिलकर सारे कपड़े तैयार कर दें, तो क्या तुम हम तीनों को अपनी शादी पर बुलाओगी और शाही परिवार में हमें अपनी मौसी कहकर सबसे मिलवाओगी? वो हमारे लिए ऐसा नहीं कर पाएगी। देखो हम दिखने में कितने बदसूरत है। हाँ, तुमने सही कहा, ये हमें अपनी शादी पर नहीं बुलाएगी। आप तीनों को मैं जरूर अपनी शादी में बुलाऊंगी। और किसने कहा आप तीनों बदसूरत हैं? आप तीनों मेरी मदद कर रही हो, वो भी मेरी जरूरत के समय में। ये संसार की सभी शारीरिक सुंदरता से ज्यादा मूल्यवान है। मैं न केवल आप तीनों को शादी का निमंत्रण दूंगी, बल्कि आप तीनों राजकुमार ध्रुव और मेरे साथ खाने की टेबल पर बैठकर खाना भी खाओगी। क्या तुम सच में ऐसा करोगी? क्या ऐसा करने से राजकुमार को तुम पर गुस्सा नहीं आएगा? हो सकता है वो तुमसे शादी करने से इनकार कर दें। क्या पता, हम जैसी फटीचर बदसूरत औरतों को देखकर वो हमारा मजाक उड़ाए। यदि राजकुमार की सोच इतनी छोटी निकली कि वो होने वाली पत्नी के रिश्तेदारों की बेइज्जती करें, तो फिर मैं उनसे शादी करने से इनकार कर दूंगी। तो फिर ठीक है, हम सिलाई का काम शुरू करते हैं। इतना बोलकर बूढ़ी तीनों औरतें मुस्कुराती हुई सिलाई मशीन पर बैठ गयी। उन्होंने पूरी रात सिलाई की और सुबह तक उन तीनों ने एक कमरे में रखे कपड़े सिलकर तैयार कर दिए। पर जैसे ही उन तीनों औरतों ने किसी के कदमों की आहट सुनी, वो तीनों गायब हो गई। दरअसल महारानी पद्मावती कक्ष में ये देखने आई थी कि रागिनी ने कितने कपड़े सिलकर तैयार कर लिए हैं। पर लगभग सभी कपड़े सिले हुए देखकर महारानी पद्मावती रागिनी से बोली, रागिनी, तुमने एक ही रात में इतने सारे कपड़े कैसे सिले? महारानी जी, आपकी सिलाई मशीन बहुत ही अच्छी थी। सिलाई बड़ी आसानी से होती चली गई। ओह, तुम सच में बहुत ही मेहनती हो। तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। मैं कर लूंगी महारानी, पहले सारे कपड़े सिलकर तैयार हो जाएं, उसके बाद। जब महारानी चली गई, तब तीनों बूढ़ी औरतें प्रकट हो गई और बाकी 2 कमरों में रखे कपड़े सिलने लगी। और देखते ही देखते रात भर में ये सारे कपड़े सिलकर तैयार हो गए। जब अगली सुबह महारानी पद्मावती ने तीनों कमरों में तैयार सिले हुए कपड़े देखे, तो वो हैरान रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतने कम समय में तुमने इतने सुंदर कपड़े सिले। सच में तुमने तो कमाल कर दिया। धन्यवाद महारानी। मुझे बहुत खुशी होगी तुम जैसी मेहनती और सुंदर लड़की को अपने बेटी की दुल्हन के रूप में पाकर। मैं आज ही तुम्हारी माँ को महल आने का निमंत्रण देती हूँ। फिर जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू करती हैं। महारानी पद्मावती ने सैनिकों को भेजकर रागिनी की माँ कौशल्या को राजमहल बुलवाया। जब कौशल्या महल पहुंची, तब रागिनी ने अपनी माँ कौशल्या को उन तीनों बूढ़ी औरतों के बारे में सब कुछ सच सच बताया। तब कौशल्या गुस्से से बोली, तुम उन तीनों औरतों को निमंत्रण बिल्कुल भी मत देना। माँ, मैंने उनसे वादा किया है। पागल मत बन। महारानी और राजकुमार जब मेहमान के रूप में उन तीनों औरतों को देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी महारानी पद्मावती कक्ष में आई। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ आने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। दरअसल मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि अब हमें मेहमानों की सूची बना लेनी चाहिए। मैंने पुरोहित जी से शादी का मुहूर्त तय कर लिया है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है जिसे आप निमंत्रण देना चाहती हैं, तो मुझे बता दीजिए। नहीं महारानी जी,
माँ, अब आप भूल कैसे गयी? महारानी जी, मेरी 3 मौसियाँ हैं जिन्हें निमंत्रण देना है। ठीक है, तुम मुझे उनके घर का पता बता देना, मैं सैनिकों द्वारा उन्हें निमंत्रण भेज दूंगी। महारानी जी, ये तीनों मौसियाँ मेरे बेहद करीब हैं। उन्होंने ही मुझे सिलाई करना सिखाया है। मैं स्वयं उन्हें निमंत्रण करना चाहूँगी और साथ ही मैं चाहती हूँ वो तीनों मेरे साथ बैठकर शाही दावत खाएं। महारानी पद्मावती ने सहमति में सिर हिलाया। माँ के मना करने पर भी रागिनी ने तीनों बूढ़ी औरतों को निमंत्रण दिया। दावत के दिन तीनों बूढ़ी औरतें तैयार होकर राजमहल में पहुँची। जब रागिनी ने तीनों बूढ़ी औरतों को देखा तो दौड़ते हुए उन्हें गले से लगा लिया। ओह, मेरी प्यारी मौसियाँ, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं आप तीनों को शाही परिवार से परिचय करवाती हूँ। ये कहते हुए रागिनी ने तीनों बूढ़ी औरतों को महारानी पद्मावती और राजकुमार ध्रुव से मिलवाया। उसके बाद रागिनी ने बड़े प्यार से उन तीनों को शाही हॉल में ले गई और उन्हें खाने की टेबल पर बैठाया। फिर अपने हाथों से खाना परोसा। तब महारानी पद्मावती बाकी मेहमानों के साथ बातें करने में व्यस्त थी। तभी खाना खाने के बाद अचानक तेज रोशनी के साथ तीनों बूढ़ी औरतें सुंदर परियों में बदल गयी। रागिनी, तुमने हमें श्राप से मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम अपने वादे से मुकर जाती तो हम सदा के लिए ऐसा ही जीवन जीने के लिए मजबूर रहती। पर तुम सच्ची और नेक हो। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब हम वापस परी लोग जा रही हैं, लेकिन जाने से पहले बताओ, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी प्यारी मौसियाँ चाहिए जिन्होंने मुझे खूब प्यार दिया और मेरी मदद की। ये सुन तीनों परियां भावुक हो गयी। हमें अपने लोग जाना ही पड़ेगा रागिनी, लेकिन हम वादा करते हैं हम तुमसे मिलने जरूर आया करेंगे। लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें छोटा सा उपहार देकर जा रहे हैं। ये लो हमारी तरफ से ब्रश और कलर। अपने सपनों में रंग भरना जैसा पहले करती थी। ये कहते हुए तीनों परियां रागिनी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गायब हो गयी। पर ये सब बातें राजकुमार ध्रुव ने सुन ली। वो रागिनी के पास आया और बोला, रागिनी, क्या तुम्हें चित्र बनाना बहुत पसंद है? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी चित्रकारी का बहुत शौक है। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। राजकुमार ध्रुव की बातें सुन रागिनी फूली न समाई। उस दिन के बाद से रागिनी ने जी भरकर चित्रकारी की। सुंदर चित्रकारी देख राजकुमार ध्रुव के साथ साथ महारानी पद्मावती भी बहुत प्रभावित हुई और रागिनी की खूब प्रशंसा की। इन सब का श्रेय रागिनी ने अपनी जादुई मौसियों को दिया और खुशी खुशी राजकुमार ध्रुव संग अपना दाम्पत्य जीवन बिताने लगी। एक बार की बात है, सर्दी का मौसम था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दूर किसी गांव में गायत्री नाम की एक गरीब और खूबसूरत माँ 3 रातों से जाग रही थी, क्योंकि उसकी 10 वर्षीय बेटी भूमि 3 दिन से बहुत बीमार थी। गायत्री ने बुखार की दवाई तो दी थी, लेकिन दवाई का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। गायत्री बार बार रुमाल भिगोकर भूमि के माथे पर रख रही थी। तभी भूमि मासूमियत से बोली, माँ, बुखार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसे जल्दी से भगा दो ना। बिस्तर पर पड़े पड़े मैं ऊब गई हूँ। हाँ बिटिया, तुम्हारा बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं कल तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। तभी अचानक रात के समय भूमि की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो माँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, मैं हूँ ना। लेकिन तभी भूमि की आंखें बंद हो गई। वो कुछ बोल नहीं रही थी। मेरी बच्ची, आंखें खोलो। चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भूमि की सांसें थोड़ी थोड़ी चढ़ रही थी। गायत्री अपनी बच्ची के शरीर से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी वहाँ तेज रोशनी के साथ एक आकृति प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात यमराज थे, जो भूमि की आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाने के लिए आए थे। हा 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 हा। कौन है आप? हम यमलोक के राजा यम हैं। हम तुम्हारी बच्ची के प्राण लेने आए हैं। नहीं नहीं, मेरी बच्ची जिंदा है। मैं आपको मेरी बच्ची के प्राण नहीं ले जाने दूंगी। हा 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 हा, यम है हम, तुम मुझे नहीं रोक सकती। तेरी बच्ची का अंतिम समय निकट आ गया है। नहीं
यमराज, मेरी बच्ची ही मेरी जीने का सहारा है। मैं अपने बच्चे के बिना मर जाऊंगी। मुझे भी मेरी बच्ची के साथ ले चलो। ये असंभव है, तुम्हारा अभी समय नहीं आया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं भी अपनी बेटी के साथ जाना चाहती हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं जीकर क्या करूँगी। ये कहते हुए गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। ये देख यमराज धर्म संकट में पड़ गए और बोले, अभी मैं तुम्हारी बेटी के प्राणों को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी बेटी के प्राण को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें खुद चलकर यमलोक आना होगा। इतना कहकर यमराज गायत्री की बेटी के प्राणों को लेकर वहाँ से अदृश्य हो गया। बेचारी गायत्री अपनी बेटी के प्राणों के खातिर यमलोक जाने का रास्ता खोजने निकल पड़ी। बाहर सर्द हवाएं चल रही थी। फटे पुराने कपड़ों में गायत्री मीलों का सफर तय करने के बाद एक सुनसान खाड़ी में पहुंची। रात भी काफी हो चुका था। भगवान जी, मेरी मदद करो। एक लाचार माँ की विनती सुन लो। मुझे यमलोक जाने का रास्ता बताइए। मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। ये कहते हुए गायत्री की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ अंधेरी रात में एक आकृति प्रकट हुई। ये देख गायत्री बोली, तुम कौन हो? मैं रात्रि की देवी हूँ। क्या तुम यमलोक जाने का रास्ता खोज रही हो? हाँ देवी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे अपनी बेटी के प्राणों को बचाने के लिए आपकी हर शर्त मंजूर है। मुझे सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती चाहिए। मेरी बेटी के प्राणों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। गायत्री ने रात्रि की देवी की शर्त मान ली। उसके बाद रात्रि की देवी ने जादुई शक्ति से गायत्री की सारी खूबसूरती छीनकर उसे एक कुरूप औरत में बदल दिया। फिर वादे के अनुसार रात्रि की देवी अपनी जादुई शक्ति से एक आग का गोला प्रकट करते हुए बोली, गायत्री, तुम इस आग के गोले के पीछे चलती जाओ। ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाएगा। इतना कहकर रात्रि की देवी अदृश्य हो गई। वहीं गायत्री ठिठुरते हुए अंधेरी रात में आग के गोले का पीछा करते हुए चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद गायत्री को बीच रास्ते में एक गहरा समुद्र दिखाई दिया। हे भगवान, मैं इस गहरे समुद्र को पार कैसे करूंगी? मुझे अपनी बच्ची के पास जल्दी पहुंचना है। ये कहते हुए गायत्री बेबस होकर समुद्र की ओर देखने लगी। तभी समुद्र में से एक ऊंची लहर उठी और समुद्र के देवता प्रकट हुए। मैं समुद्र का देवता हूँ। तुम इस समुद्र को पार कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मदद के बदले तुम्हें उसकी कीमत देनी होगी। तुम्हें अपनी उम्र मुझे देनी होगी। क्या? अगर मैं तुम्हें अपनी उम्र दे दूंगी तो मैं अपनी बेटी के प्राण कैसे बचाऊंगी? ये कहते हुए गायत्री ने समुद्र के देवता को सारी बात विस्तार से बताई। तब समुद्र के देवता सोचते हुए बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 1 घंटे का जीवित रहने का जीवन दान देता हूँ। उसके बाद तुम मर जाओगी। अगर तुम मेरी बात मानती हो तभी मैं तुम्हें यमलोक जाने का रास्ता बताऊंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं अपनी उम्र देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बच्ची के प्राणों को बचाना चाहती हूँ। अब जल्दी जाओ और अपनी बेटी के प्राणों को बचा लो। यमलोक जाने का रास्ता तुम्हारे सामने है। देखो, तुम्हें सामने सीढ़ियाँ दिखाई देंगी जो तुम्हें सीधा यमलोक ले जाएंगी। अब देर मत करो, जल्दी जाओ। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। ऐसा कहकर समुद्र के देवता गायब हो गए, साथ ही समुद्र भी। गायत्री बड़ी ही हिम्मत से उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ी। एक एक पल उसके लिए बहुत कीमती था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए यमलोक के द्वार पर जा पहुंची। गायत्री की सांसें उखड़ रही थी, क्योंकि यमलोक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा बीत गया था। मेरी सांसें उखड़ रही है। भगवान जी, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपनी बच्चे के प्राण बचा सकूं। ये कहते हुए जैसे ही गायत्री ने यमलोक के अंदर कदम रखा, तभी जोरदार हंसी के साथ यमराज प्रकट हुआ और बोला, हा 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 हा, आओ गायत्री, आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गई। हाँ यमराज, मैं आ गई। मेरी बच्चे के प्राण अब मुझे वापस कर दो। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी सांसें उखड़ रही है। मरने से पहले मैं अपनी बच्चे को सही सलामत देखना चाहती हूँ। गायत्री,
तुम सच में बहुत ही अच्छी माँ हो। तुमने अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी खूबसूरती और उम्र दोनों ही कुर्बान कर दी। वो सब तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम उनकी परीक्षा में सफल रही, लेकिन अब तुम्हें मेरी एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम इस परीक्षा में सफल रही तभी तुम अपनी बच्ची के प्राण बचा पाओगी। ये कहते हुए यमराज ने अपनी जादुई शक्ति से 2 कांच के आईने प्रकट किए। एक आईने में हंसते खेलते हुए गायत्री की बेटी भूमि थी और दूसरे आईने में एक अनजान उदास लड़की सड़क किनारे बैठकर भीख मांग रही थी। फिर उन आईनों को दिखाते हुए यमराज ने कहा, हा 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 गायत्री, तुम्हें इन दोनों में से एक आईना चुनना होगा। अगर तुमने सही आईना चुना तो तुम्हारी बेटी के प्राण तुम्हें वापस मिल जाएंगे, और अगर तुमने गलत आईना चुना तो तुम हमेशा के लिए अपनी बेटी खो दोगी। मैं तुम्हें बस कुछ ही पल का समय दे रहा हूँ, जल्दी बताओ तुम कौन सा आईना चुनोगी। गायत्री ने दोनों आईनों की तरफ ध्यान से देखा। एक आईने में उसे उसकी बेटी हंसते खिलखिलाते हुए नजर आई और दूसरे आईने में एक मासूम लड़की सड़क किनारे उदास बैठी हुई दिखाई दी। दोनों आईनों के अंदर की तस्वीर देखकर गायत्री दुविधा में पड़ गई और यमराज से बोली, अगर मैं इन दोनों आईनों में से एक आईने को चुनती हूँ तो क्या होगा? अगर तुम पहला आईना चुनती हो जिसमें तुम्हारी बेटी की झलक दिखाई दे रही है तो तुम्हारी बेटी के प्राण मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, और बदले में दूसरे आईने में जो लड़की है उसके प्राण मैं हर लूंगा। क्या मैं इन दोनों को नहीं बचा सकती? दूसरा आईने में जो लड़की है बेचारी, वो भी कितनी मासूम है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी मासूम बेगुनाह की जान संकट में नहीं डाल सकती। और यदि मैंने अपनी बेटी की जान नहीं बचाई तो मैं एक बुरी माँ कहलाऊंगी। नहीं नहीं, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, भले ही मुझे अपने जीवन का बलिदान देना पड़े, फिर भी मैं दोनों को बचाऊंगी। ये कहते हुए गायत्री ने दोनों आईनों को अपने सीने से लगा लिया। तभी अचानक गायत्री के चारों तरफ एक तेज रोशनी हुई। तेज रोशनी की चमक से गायत्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब कुछ देर बाद गायत्री ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने स्वस्थ बेटी भूमि के साथ अपने आप को अपने घर में पाया। अपनी बेटी को बिल्कुल स्वस्थ देख गायत्री फूली न समाई और हैरानी से बोली, बिटिया तुम ठीक हो गई? पर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो यमलोक में थी। इतना ही नहीं, गायत्री अपने आप को पहले जैसा देखकर बहुत हैरान थी। तभी वहाँ जोरदार हंसी के साथ यमराज प्रकट हुए और बोले, हा 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 गायत्री, तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। तुम्हारी अच्छाई और दयालु स्वभाव के कारण मैंने तुम्हारी बेटी के प्राण तुम्हें लौटा दिए। अब तुम खुशी खुशी अपनी बेटी के संग रहना। इतना कहकर यमराज गायत्री और भूमि से अलविदा लेकर वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद गायत्री अपनी बेटी भूमि के संग हंसी खुशी रहने लगी। किसी गांव में दिशा और राधिका नाम की 2 बहनें अपनी माँ पूनम के साथ रहती थी। उनकी माँ जमींदार के खेत में काम करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन पूनम खेत में काम कर रही होती है, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दोनों बहनों तक जैसे ही ये बात पहुंचती है, दोनों रोते हुए अपनी माँ के लाश के पास आती है। ये क्या हो गया माँ? आप ही तो हम दोनों का सहारा थी। पहले पापा और अब आप हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? दिशा तो अभी बहुत छोटी है, अभी आपकी उसे जरूरत थी। देखो वो आपको देखकर कितना रो रही है। तभी गांव की एक औरत राधिका के पास आती है और बोलती है, राधिका तो इस तरह हिम्मत हार जाएगी तो दिशा खुद को कैसे संभाल पाएगी? तेरे पापा के जाने के बाद तेरी माँ ने सबको संभाला था और अब तुझे सब कुछ संभालना है। तुम दोनों यहाँ नहीं रह पाओगी, इसलिए माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम दोनों को तुम्हारे मामा जी के घर छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद पूनम का अंतिम संस्कार हो जाता है। चलो तुम्हें तुम्हारे मामा के घर छोड़ देती हूँ। नहीं काकी, मुझे मेरे मामा के घर का रास्ता पता है। मैं दिशा को लेकर खुद चली जाऊंगी। नहीं दीदी, मुझे मामा के घर नहीं जाना है। दिशा, मामा के घर पर जाना ही पड़ेगा। तुम डरो मत, वहाँ हमें सब बहुत प्यार करेंगे। और माँ ने भी तो बताया था कि हमारे मामा जी बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद अपने थोड़े बहुत कपड़े लेकर दोनों बहनें मामा के घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में सड़क के कोने पर उन्हें 2 हैंडबैग नजर आता है।
दोनों हैंडबैग बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे, इसलिए दोनों बहनें हैंडबैग को देखकर हैरान रह जाती है। ये देखो दीदी, यहाँ कितने सुंदर 2 हैंडबैग है। लग रहा है एक हैंडबैग सोने का है और दूसरा चांदी का। हमें इन दोनों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। नहीं दिशा, हमें हैंडबैग को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर सच में ये दोनों हैंडबैग सोने और चांदी के हैं, फिर तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत कीमती है। मुझे लगता है ये किसी का हैंडबैग है जो गलती से यहाँ भूल गया है, और अगर हम इसे अपने साथ लेकर चले गए तो उन्हें कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो हम हैंडबैग को अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं, पर हम इन्हें ऐसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अगर हमारे बाद कोई लालची यहाँ आया और इन्हें ले गया, फिर ये हैंडबैग तो उन्हें मिलेगा ही नहीं जिनका असल में है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, हम इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। ये जिसके भी होंगे वो हमें एक न एक दिन मिल ही जाएगा। उसके बाद दोनों बहनें सोने और चांदी का हैंडबैग उठा लेती है, पर दोनों बहनें अभी भी इस बात से अनजान थी कि वो दोनों मामूली नहीं बल्कि जादुई हैंडबैग है। कुछ देर तक चलते चलते दोनों बहनें मामा जी के घर पहुंच जाती है। मामा जी, हमारी माँ की सांप कटने की वजह से मौत हो गई है, इसलिए हम दोनों बहनें यहाँ आ गई हैं। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आ गए। मुझे खबर कर देती, मैं खुद लेने आ जाता। लेकिन अब तुम दोनों आ गई हो तो अब हमेशा यहीं रहना। यहाँ तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। तभी उनकी मामी बोलती है, आ गई दोनों मनहूस लड़कियाँ मेरे घर में मनहूसियत फैलाने। हाँ हाँ, आराम से तुम दोनों यहाँ रह सकती हो, क्योंकि ये हमारा घर नहीं बल्कि अनाथ आश्रम है। मैं तो कहती हूँ अपनी तरह और भी बच्चों को लेकर हमारे घर आ जाओ। हमारे बगीचे में पैसे का पेड़ है ना, इसलिए हम सबको अपने घर में रहने की जगह दे देंगे। इस तरह मीनू दोनों बहनों को बहुत ताने मारती है। मीनू, ये कैसी बातें कर रही हो? ये दोनों मेरी बहन की बेटियां हैं। मेरी बहन ने वैसे ही अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं और अब वो ये दुनिया छोड़ कर चली गई है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपनी बहन के घर ही रहता था और वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरी बारी है, मुझे काम की वजह से शहर जाना है और मेरे पीछे से तुम इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन ही राजीव शहर चला जाता है। राजीव के शहर जाने के बाद मीनू दोनों बहन के पास जाती है और कहती है, तुम दोनों ने मेरे घर आकर बहुत बड़ी गलती की है। इतने सारे अनाथ आश्रम है, वहाँ चली जाती। अपनी मनहूस शकल लेकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तभी मीनू की बेटी बोलती है, मम्मी, अगर ये दोनों आ ही गई है तो क्या हो गया? हम इन्हें 2 वक्त का खाना देंगे और इसके बदले घर का सारा काम करवाएंगे। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। सुनो दोनों लड़कियाँ, घर का एक एक काम तुम दोनों को ही करना है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। मामी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी, लेकिन दिशा अभी छोटी है, उससे काम मत करवाइएगा। दिशा इतनी भी छोटी नहीं है कि घर का काम ना कर पाए। मम्मी, आप इस लड़की की एक नहीं सुनना। ये छोटी है तो क्या हुआ, खाना तो खाती है ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। 2 वक्त का खाना और रहने की जगह चाहिए तो दोनों को काम करना पड़ेगा। छोटी है या बड़ी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। चल जा, किचन में बहुत सारे बर्तन हैं। किचन की सफाई करने के बाद तुम्हें घर की सफाई और छत की सफाई भी करनी है और कपड़े भी धोने हैं। उसके बाद दोनों बहनें किचन में जाती है और वहाँ सफाई करने लगती है। काम करते करते दिशा बोलती है, हमने सच में यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरा तो पहले भी मन नहीं कर रहा था यहाँ आने का। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन हम यहाँ नहीं आते तो अपना गुजारा कैसे चला पाते। उसके बाद दोनों बहनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों बहनें अपना अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद राधिका किचन में खाना बनाने लगती है और दिशा छत पर झाड़ू लगाने लगती है। दिशा को झाड़ू लगाना नहीं आता था, इसलिए उससे अच्छे से छत की सफाई नहीं हो पा रही थी। तभी सिमरन आती है और दिशा के सर पर एक थप्पड़ मारकर बोलती है, सही से काम करना नहीं आता है क्या? अभी भी छत पर इतनी गंदगी नजर आ रही है, अंधी होकर काम कर रही है। दिशा रोते हुए राधिका के पास जाती है। दीदी, सिमरन ने मुझे थप्पड़ मारा। आपको पता ही है मुझे कोई काम करना नहीं आता है, इसलिए मेरे से छत की सफाई नहीं हो पा रही थी और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। कोई बात नहीं, रो मत। इतना बोलकर राधिका दिशा को गले लगाकर चुप करवाने लगती है।
दिशा एक जगह बैठ जाती है और राधिका सारा काम करने लगती है। कुछ घंटों बाद घर का सारा काम खत्म हो जाता है और नहाने के बाद राधिका दिशा को बोलती है, दिशा तुम कमरे में रहना, मुझे लग रहा है सिमरन और मामी ने खाना खा लिया है, इसलिए अब मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर राधिका मीनू के पास जाती है और उससे खाना मांगती है। मीनू रात की रोटी लाकर राधिका को दे देती है। मामी मैंने खाना बनाया है, फिर आप मुझे रात की रोटियां क्यों दे रही हो? तुम दोनों बहनें यही बचा कुचा खाओगी। जब तुम दोनों हो तो ये बचा कुचा किसी जानवर को खिलाने की क्या जरूरत है? खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भूखे सो जाओ। राधिका रात की रोटी लेकर दिशा के पास चली जाती है। दिशा हम दोनों को यही रात की सूखी रोटी खानी पड़ेगी। दिशा रोटी खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोटी बहुत ज्यादा सूखी हुई थी, जिसकी वजह से वो खा नहीं पा रही थी। दीदी मैं तो ये रोटी खा ही नहीं पा रही हूँ। उन दोनों ने सोने और चांदी के हैंडबैग को छुपाकर पलंग के नीचे रख रखा था। तभी दोनों हैंडबैग पलंग से बाहर निकलकर दोनों बहनों के सामने आ जाते हैं। राधिका और दिशा तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो। तुमने हम दोनों को संभाल कर रखा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम दोनों जादुई हैं। अगर तुम मेरे में हाथ डालोगी तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। हाँ राधिका, और अगर तुम दोनों मेरे अंदर हाथ डालो तो तुम्हें चांदी के सिक्के और बहुत सारे रुपए पैसे मिलेंगे। ये सब कभी खत्म नहीं होगा। हम दोनों तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। सोने और चांदी के हैंडबैग की बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है। दीदी हमारे पास सोने और चांदी के हैंडबैग है, फिर हम मामी के साथ क्यों रहे? चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें मीनू के पास जाती है और राधिका बोलती है, मामी आप हम दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो और हमें घर में नहीं रखना चाहती हो, इसलिए हम दोनों बहनें जा रही हैं। हम मामा जी से कह देंगे कि उनके पीछे से आपने हमें बहुत प्यार से रखा है, लेकिन अब हम दोनों इस घर में रहना नहीं चाहते हैं। उसके बाद दोनों बहनें मीनू के घर से बाहर निकल जाती है। दोनों माँ बेटी सोचती है कि उन दोनों के अत्याचार की वजह से दोनों बहनें घर छोड़कर चली गई है, इसलिए वो दोनों बहुत खुश होती है। मीनू के घर से जाने के बाद सोने और चांदी के हैंडबैग की मदद से दोनों एक बड़ा सा आलीशान घर खरीदते हैं और उसमें रहने लगते हैं। मैं जादुई सोने और चांदी के हैंडबैग की मदद से अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ। ना जाने हम दोनों की तरह कितने अनाथ बच्चे होंगे जो दर दर भटकते होंगे। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। कुछ महीनों में ही राधिका एक अनाथ आश्रम खोल लेती है और कई अनाथ बच्चों को उसमें रहने की जगह देती है और 3 वक्त का अच्छा खाना भी देती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और सिमरन को पता चल जाता है कि राधिका ने एक अनाथ आश्रम खोला है। वो अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है। मम्मी, राधिका ने एक अनाथ आश्रम खोला है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उसके पास आखिर इतने पैसे आए कहाँ से। मुझे तो लगता है उन दोनों बहनों के पास बहुत बड़ा खजाना है। सिमरन की बातें सुनकर मीनू के मन में लालच आ जाता है। मीनू राधिका के घर का पता लगा लेती है और उसके बाद दोनों माँ बेटी राधिका के घर जाती है। दोनों माँ बेटी देखती है कि राधिका और दिशा सोने और चांदी के हैंडबैग के अंदर हाथ डालकर बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के, रुपया, पैसा निकाल रही है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें अनाथ आश्रम के बच्चे से मिलने जाते हैं और उनके पीछे से दोनों माँ बेटी उनका हैंडबैग चुरा लेती हैं। मम्मी, अब सोने के हैंडबैग से सोने के सिक्के निकालो, अब हम यहाँ के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। जैसे ही मीनू हैंडबैग के अंदर हाथ डालती है, दोनों हैंडबैग से मधुमक्खी का झुंड निकलता है और दोनों माँ बेटी को काट लेता है। मधुमक्खी के काटने की वजह से दोनों माँ बेटी के चेहरे और शरीर पर मोटे मोटे दाने हो जाते हैं और वो दाने बहुत जोर से दर्द कर रहे थे। दोनों माँ बेटी रोने लगती है और सोने और चांदी का हैंडबैग फिर से राधिका और दिशा के पास पहुँच जाता है। इस तरह दोनों माँ बेटी को उनके किए की सजा मिल जाती है और दोनों बहनें हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। ये कहानी परी लोक की है, जहाँ पर प्रतिभा परी का राज था। प्रतिभा परी एक बहुत ही शक्तिशाली, ईमानदार और होनहार रानी थी।
प्रतिभा परी की 3 बेटियां थी। बड़ी 2 बेटियों का नाम नीलम और आकांक्षा था और छोटी वाली बेटी का नाम पल्लवी था। पल्लवी का स्वभाव अपनी दोनों बड़ी बहनों से बिल्कुल विपरीत था। वो कम बोलती थी परंतु अधिक समझती थी। वहीं उसकी दोनों बड़ी बहनें बहुत ही घमंडी थीं। प्रतिभा परी के बगीचे में एक जादुई पेड़ था जिसमें रोजाना 2 सोने के आम उगा करते थे। अचानक एक दिन जब प्रतिभा परी उस पेड़ के पास गईं, तो वहाँ पर एक ही सोने का आम था। अरे ये क्या, आज पेड़ पर एक ही सोने का आम है? एक आम और किसने चुरा लिया? कहीं एक आम सिपाही परियों का तो नहीं? ऐसा सोचकर प्रतिभा परी अपने सामने सिपाही परियों को बुलाती है और उनसे कहती है, आज मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सोने का एक आम इस जादुई पेड़ से कहाँ गया? किसने चोरी किया? तुम दोनों ही इस पेड़ की रखवाली करती हो ना? बताओ कहाँ गया? हमें नहीं पता रानी परी, हम तो कल पूरी रात पहरेदारी कर रहे थे। मुझे सब पता है कि तुम दोनों रात में यहाँ की पहरेदारी करती हो या घोड़े बेचकर सोती हो, समझी तुम? इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी बहुत टेंशन में थी। अगले दिन सुबह उठकर रानी परी फिर से उस पेड़ के पास आई, लेकिन आज तो दोनों ही सोने के आम गायब थे। ये सब देखकर रानी परी बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। कल सिर्फ एक ही सोने का आम गायब था, आज तो दोनों ही गायब हैं। आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? रानी परी महल में चली जाती है और परेशान होकर बैठ जाती है। तभी रानी परी के पास रानी परी की प्रिय सहेली रेशमा परी आती है और कहती है, क्या हुआ रानी परी, आप इस तरह परेशान होकर क्यों बैठी हैं? रेशमा परी के पूछने पर रानी परी सारी बात उन्हें बताती है। अब तुम ही बताओ रेशमा परी, मैं क्या करूं? ये बहुत बड़ी अजीब मुसीबत आ गई है। आप परेशान मत होइए रानी परी। मुझे लगता है अगर आप अपनी दोनों बड़ी बेटियों को इस पेड़ की पहरेदारी करने के लिए कहें, तो वो जरूर चोर का पता लगा सकेंगी। रानी परी को रेशमा परी की कही बातें सही लगती हैं। वो अगले ही क्षण अपनी दोनों बड़ी बेटियों को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम दोनों को ये पता लगाना होगा कि आखिर हमारे सोने के आम चुरा कौन रहा है। यदि इस कार्य में तुम दोनों सफल हुई तो मैं तुम दोनों को यहाँ की उत्तराधिकारी बना दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, हम दोनों आज रात ही पता लगा लेंगे कि आपके सोने के आम की चोरी कौन कर रहा है। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। उस रात रानी परी की दोनों बड़ी बेटियां जागकर उस पेड़ की देखभाली करने लगती हैं। तभी बड़ी बहन नीलम कहती है, धत तेरी की, ये भी क्या मुसीबत है? अब क्या पूरी रात जाकर इसी तरह पहरा देना पड़ेगा? तभी मंझली बहन आकांक्षा कहती है, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा आइडिया जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ। आकांक्षा एक दासी को पकड़ कर लाती है और कहती है, किसी ने असली चोर का चेहरा देखा तो है नहीं, तो हम माँ से झूठ कह देंगे कि ये दासी परी ही हमारे सोने का आम चुरा रही थी। तभी वो दासी परी कहती है, देखिए राजकुमारी परी, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप अपने मतलब के लिए एक बेगुनाह को कैसे गुनहगार ठहरा सकती हैं? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने माँ के आगे जुबान खोली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जिंदा जला दूंगी। आकांक्षा परी की धमकियों से वो दासी परी डर जाती है। अगली सुबह रानी परी की दोनों बड़ी बेटियां उस बेगुनाह दासी परी को रानी परी के सामने ले जाती है और फिर आकांक्षा परी कहती है, माँ, हमने आपसे कहा था ना कि हम किसी भी हालत में चोर को ढूंढ निकालेंगे। देखिए, हमने ढूंढ निकाला। ये दासी परी ही है जो रोजाना सोने के आमों की चोरी करती थी। कल हमने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। दासी परी, क्या मेरी बेटियां सच कह रही हैं? दासी परी रानी परी का कोई जवाब नहीं देती। दासी परी को खामोश देखकर रानी परी कहती है, तुम्हारी खामोशी ने हमें जवाब दे दिया है दासी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस गुनहगार को कारावास में डाल दिया जाए। बेचारी बेगुनाह दासी परी को कारावास में डाल दिया जाता है और दोनों राजकुमारियों को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। उस रात रानी परी निश्चिंत होकर सोती हैं, लेकिन अगली सुबह जब वो उठकर जादुई पेड़ के पास जाती हैं, तो आज भी उस पर सोने के आम नहीं थे। ये देखकर रानी परी को अपनी दोनों बड़ी बेटियों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेटियों के मोह के कारण वो उन्हें कुछ नहीं कहती और अपनी समस्या बताने के लिए रेशमा परी के पास जाती है। देखो ना रेशमा परी, आमों की चोरी तो अभी भी हो रही है। मतलब मेरी दोनों बेटियों ने जो चोर पकड़ा है वो चोर है ही नहीं। ये तो मैं पहले से ही जानती थी रानी परी, क्योंकि अगर उस दासी ने आमों की चोरी की होती तो आम उसके हाथ में होते और डर के मारे वे सारे आम आपको वापस कर देती जो उसने पहले चुराए थे।
फिर अब मैं क्या करूँ रेशमा परी? मुझे उस दासी को आजाद कर देना चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप अपनी सबसे छोटी वाली बेटी को पेड़ की देखभाल करने के लिए बोलेंगी तो वो अवश्य असली चोर का पता लगा लेगी। तुम्हें लगता है पल्लवी ये कार्य कर पाएगी? वो तो इतना कम बोलती है, किसी से बात तक नहीं करती, बस जितना काम होता है उतना ही बातें करती है। इसका मतलब ये नहीं है रानी परी कि पल्लवी इस कार्य के लिए सक्षम नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस कार्य को जरूर कर पाएगी। रेशमा परी की बात मानकर रानी परी पल्लवी परी को इस कार्य के लिए कहती है, पल्लवी, मैं चाहती हूँ हमारे सोने के आम को कौन चुरा रहा है इसका पता तुम लगाओ और उस पेड़ की रखवाली भी तुम ही करो। यदि तुम इस कार्य में सक्षम रही तो मैं तुम्हें परीलोक की रानी परी बना दूंगी। आपकी आज्ञा सर आंखों पर रानी माँ। उस रात पल्लवी उस जादुई पेड़ की देखरेख करती है। पल्लवी पूरी ईमानदारी के साथ उस पेड़ की देखभाल कर रही थी। उसने देखा कि पेड़ में 2 जादुई सोने के आम उगे हैं। पल्लवी ने अपनी नजरें उन आमों से हटाई ही नहीं। तभी उसने देखा कि एक फ्रॉक उड़ती हुई पेड़ के पास आई और उसने दोनों सोने के आम तोड़ लिए। अरे ये क्या? ये फ्रॉक फल तोड़ कर लेकर जा रही है, पर एक साधारण सी फ्रॉक ऐसा कैसे कर सकती है? पल्लवी इतना सोच ही रही थी कि वो फ्रॉक फल लेकर वहाँ से जाने लगी। पल्लवी परी ने उस फ्रॉक का पीछा किया, लेकिन अचानक से वो फ्रॉक वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन ये सारी बात पल्लवी ने अपनी माँ को बताई। तब रानी परी ने कहा, तुम्हें अपनी बात को सच साबित करना होगा और उसके लिए तुम्हें किसी भी हालत में उस फ्रॉक को मेरे पास लेकर आना होगा। जैसी आपकी आज्ञा रानी माँ। रानी परी और पल्लवी की बीच की ये बातें आकांक्षा और नीलम भी सुन रही थी। वो आपस में कहती हैं, हमें उस फ्रॉक को इस पल्लवी की बच्ची से पहले ढूंढ कर लाना होगा, नहीं तो ये परीलोक की रानी बन जाएगी। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। पल्लवी रात होने का इंतजार करने लगती है। जब रात होती है तो वो उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर चुपके चुपके वो दोनों बहनें भी आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद वही फ्रॉक उन सोने के आमों को चुराने दोबारा आती है। उसके बाद पल्लवी परी उस फ्रॉक का पीछा करने लगती है। पल्लवी परी से छुपकर वो दोनों बहनें भी उस फ्रॉक का पीछा करने लगती हैं। वो फ्रॉक सोने के आमों को लेकर पाताल लोक की तरफ जा रही थी। ये देखकर कि वो फ्रॉक पाताल लोक की तरफ जा रही है, वो दोनों बहनें वहीं रुक जाती हैं। ये फ्रॉक तो पाताल लोक की तरफ जा रही है। यदि हम वहाँ गए तो वहाँ हमारी जान को खतरा है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। जब पल्लवी उस फ्रॉक को लेकर वापस आ रही होगी तो हम उससे वो फ्रॉक छीन लेंगे। दोनों बहनें इस तरह योजना बना रही होती हैं और दूसरी तरफ बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर पल्लवी परी पाताल लोक में उस फ्रॉक के पीछे चली जाती है। वहाँ जाने के बाद पल्लवी परी देखती है कि वो फ्रॉक पाताल लोक की रानी को वो जादुई सोने के आम दे रही है। तुम ले आई? बस कुछ दिन और, कुछ दिनों में मेरे पास 100 सोने के आम जमा हो जाएंगे। उसके बाद मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि पूरा परीलोक मेरे अधीन हो जाएगा। ऐसा कहकर वो चुड़ैल उस फ्रॉक को एक पिंजरे में बंद कर देती है। ये सब देख पल्लवी परी अपने मन में सोचती है, ये फ्रॉक मुझे कोई साधारण फ्रॉक तो लग नहीं रही है, जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। लेकिन मुझे इस पाताल लोक की रानी को इसके मुकाम में कामयाब नहीं होने देना है, नहीं तो पूरा परीलोक बर्बाद हो जाएगा। पल्लवी अपनी सूझबूझ से उस फ्रॉक को हथिया लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। पाताल लोक से निकलते ही उसे उसकी 2 बड़ी बहनें दिख जाती है, जिसे देखकर पल्लवी कहती है, आप दोनों यहाँ, लेकिन आप दोनों यहाँ क्यों आई हो? हम दोनों यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो क्यों? ताकि हम तुमसे ये जादुई फ्रॉक छीन सकें और माँ को ये बोलें कि हम ये फ्रॉक लेकर आए हैं। उसके बाद परीलोक की रानियाँ हम दोनों बनेंगी। ये आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? हमारा परीलोक खतरे में है और आप दोनों को इन सब चीजों की पड़ी है। नीलम परी पल्लवी को धक्का दे देती है और आकांक्षा उस फ्रॉक को लेकर जाने लगती है। तभी अचानक से आकांक्षा परी के हाथों से वो फ्रॉक छूटकर वहीं पास की नदी में गिर जाता है। ये क्या किया तुमने आकांक्षा? तभी उस नदी से एक बहुत ही खूबसूरत परी निकलती है, जिसने वही वाली फ्रॉक पहनी हुई थी। वो कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी, तुमने मेरी जान बचा ली।
मैं यही परी लोक की परी हूँ। मुझे वो पाताल लोक की रानी छल से ले गई थी और उसने मुझे गायब कर दिया था। इस वजह से मैं दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ मेरी फ्रॉक दिखाई देती थी। जैसे ही मैं उस पाताल लोक की रानी तक रानी परी के 100 सोने के आम पहुंचा देती, वैसे ही वो मेरी हत्या कर देती। मुझे उसने अपने वश में कर रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये कार्य करना पड़ रहा था। लेकिन इस परी लोक की नदी में गिरने के बाद उस पाताल लोक की रानी का किया हुआ जादू मुझ पर से टूट गया। क्या तुम ये सारी बातें मेरी माँ को बता सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद पल्लवी उस फ्रॉक वाली परी के साथ अपनी माँ के पास जाती है। वहाँ पर वो परी सारी घटना अपनी जादू से रानी परी को दिखा देती है। रानी परी को पल्लवी पर बहुत गर्व होता है। जो कार्य मेरी दोनों बड़ी बेटी नहीं कर पाई वो तुमने किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इस परी लोक की रानी परी बनाती हूँ। इस तरह रानी परी पल्लवी परी को परी लोक की रानी परी बना देती है। अब जादुई चोरी करने वाली फ्रॉक उस पाताल लोक के जादू से मुक्त हो गई थी, इसलिए अब परी लोक पर कोई खतरा भी नहीं था। इस प्रकार पल्लवी परी की सूझबूझ के कारण पूरा परी लोक अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। पूरी प्रजा पल्लवी परी के रानी परी बनने से बहुत खुश थी।